निवेदन करता हूँ कि आप अपने उच्च विचारों से इस जनसभा का अपने विचार रखें। बड़े भाई बॉबी पवार जी। मोदी भाई तुम संघर्ष करो, आवाज दो, आवाज दो। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो। मोदी भाई तुम संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद कैंतुरा जी। मंच पर बैठे हमारे सभी मंचासीन, पूरे हमारे HNV गढ़वाल के जो छात्र लीडर हैं वो सभी, और हमारी माताएं बहनें, और हमारे पिता तुल्य बैठे हमारे बुजुर्ग, और हमारे युवा वर्ग। मैं युवा वर्ग से एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। श्रीनगर के इस गोला पार्क एक ऐतिहासिक स्थल से हम अपने इस वाणी को प्रारंभ करना चाहते हैं, और मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहूंगा यहाँ पर समस्त उपस्थित हमारे जो भाई बंधु है, युवा वर्ग है, हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग है, हमारे छात्र नेता हैं, उन सबका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आगे आए हैं। और उपस्थित यहाँ पर हमारे मीडिया बंधु हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, और हमारे सहयोग में हमारे पुलिस बल के जवान हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। देखिए, उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी गई थी शायद 10 अगस्त 1994 को इसी जगह पर, इस श्रीनगर के इस पावन स्थल पर 10 अगस्त 1994 को उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघ समिति का एक गठन हुआ था। उस समिति ने इस उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और इतिहास हमेशा दोहराता है। आज अगर तमाम छात्र संगठनों ने बेरोजगार संगठन के साथ ये संकल्प लिया है कि हम भी वास्तव में सब संगठन मिलकर इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ेंगे, तो ये ऐतिहासिक दिन भी इस श्रीनगर की पावन भूमि से शुरुआत इसकी हो गई है। और इन तमाम छात्र संगठनों ने, इन तमाम छात्र नेताओं ने यह संकल्प ले लिया है कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को जिस ईमानदारी और जिस ऊर्जा के साथ लड़ा गया है, आगे भी इस लड़ाई को नई ऊर्जा और ईमानदारी के साथ लड़ा जाएगा, और इस उत्तराखंड की देवभूमि के इस देवतुल्य जनता को इंसाफ दिलाया जाएगा। ये आज हमने, हमारे छात्र नेताओं ने यह संकल्प ले लिया है। आज उत्तराखंड को बने हुए 22 वर्ष हो गए हैं, परंतु परिणाम क्या हुए? परिणाम अगर 22 वर्ष हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो परिणाम शायद आज भी शून्य है। परिणाम इसलिए शून्य है, जिस अवधारणा को लेकर इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ था वो अवधारणा रही नहीं है। उत्तराखंड का निर्माण रोजगार के लिए हुआ था, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था कि पलायन रुकेगा, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था कि लखनऊ में जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं होगा, इसलिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। परंतु आज हालात जस के तस हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा जो हालात 2000 में थे उससे बदतर स्थिति आज हो गई है। हमारे कोई से भी विभागों में चले जाइए, आप भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आप वहां पर बिना लिए दिए बात नहीं कर सकते हैं। जिन विभागों के लिए हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्तियां जिस संस्था से होनी थी, आपने तो उस संस्था की ही बोली लगा दी, तो ये मिला हमें 22 वर्षों का उत्तराखंड। मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखकर यह समझना चाहिए हमारे सरकारों को कि जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए।
ये समझना चाहिए हमारे नेताओं को, ये समझना चाहिए हमारे अधिकारियों को कि जो नीतियां लखनऊ से बनती थी, अगर वही नीतियां आज भी बन रही है तो क्यों उत्तराखंड अलग लिया? तो ठीक था, उत्तर प्रदेश में ही ठीक था, क्योंकि अगर वहां रिजर्वेशन मिलता तो ओबीसी के लिए ज्यादा रिजर्वेशन था, एसटी एससी के लिए ज्यादा रिजर्वेशन था। अगर वहां 70,000 पद निकलते तो सारा उत्तराखंड आज 70% युवा नौकरी में होते। परंतु हमने उत्तराखंड अलग बनाने की मांग इसलिए की थी कि जो भ्रष्ट नीतियां लखनऊ से बन रही थी वो शायद उत्तराखंड में बने, उत्तराखंड के पहाड़ी प्रदेश में अगर बनेगी तो उत्तराखंड का भला होगा। परंतु आज दुर्दशा यह है कि हमारे दूर गांव में बैठे हुए उच्च चक्राता से लेकर मुंशियारी पिथौरागढ़ तक अगर देखें, हमारे माँ बाप अपने जो बच्चों को महंगी महंगी कोचिंगों में, महंगे महंगे लाइब्रेरी में भेजते हैं, देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर जैसे महंगे शहरों में जब भेजते हैं तो वो आलू टमाटर बेच के जो महीने का खर्चा भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि हमारा बेटा मेहनत करेगा और किसी अच्छे पद पर जाकर प्रदेश की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। परंतु आज परिस्थितियां उलट हैं। परिस्थितियां इसलिए उलट हैं कि हमारे जो युवा साथी पीछे बैठे हुए हैं, जो ये तैयारी कर रहे हैं, ये तो अपनी मेहनत और लगन से 12-12 घंटे, 18-18 घंटे लाइब्रेरी और कोचिंग में बैठकर मेहनत कर रहे हैं। परंतु इनका हक जो मार रहे हैं वो मार रहे हैं 15 लाख और 18 लाख कर देने वाले वो अभ्यर्थी जिनका संबंध हाकम जिनसे जैसे लोगों से है। और हाकम सिंह यदि नाम आता है, पहले कहते हैं कि मास्टरमाइंड हाकम सिंह है, उसके बाद आजकल 5 दिन पहले कहा जाता है कि मूसा को पकड़ा गया है, मास्टरमाइंड मूसा है। भाई जो सरकार हाकम सिंह को मास्टरमाइंड बता रही थी वही सरकार आज मूसा को मास्टरमाइंड बता रही है। मैं कहना चाहूंगा हाकम सिंह और मूसा का संबंध क्या है? मुझे लगता है उनका तो दूर दूर का कोई संबंध नहीं है, परंतु हमारे प्रदेश के ही कुछ उच्च अधिकारी, हमारे प्रदेश के ही कुछ राजनीतिक दलों के जो सफेद पोष नेता है, उनका संरक्षण जब हाकम सिंह जैसे लोगों को मिलता है तो हाकम सिंह जैसे माफियाओं का हौसले बुलंद होते हैं, मंडराल जैसे माफियाओं के हौसले बुलंद होते हैं और उन केंद्रपाल के हौसले बुलंद होते हैं जो एक ऑटो ड्राइवर था आज अरबों और खरबों की संपत्ति लिए बैठा है। वो संपत्ति कहां से आई? वो संपत्ति आपके बच्चों के भविष्य बेचकर उन्होंने जुटाई है। ये मिला आज हमारे उत्तराखंड को। हम कहना चाहते हैं, हमने 3 साल पहले एक आवाज उठाई थी कि उपनयन में भी जो आप यहाँ लगा रहे हैं उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने जब वो डेटा खोला तो उसमें देखा गया कि उत्तराखंड चिकित्सा परिषद एक बोर्ड है, वहां पर जो उसके अध्यक्ष थे वो कोई शर्मा जी, वो जम्मू कश्मीर के थे। हमने जब डाटा खंगाला तो वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी में भर दिया गया। तो ये न्याय हमारे उत्तराखंड के साथ हो रहा है, ये न्याय इस देवभूमि के साथ हो रहा है। एम्स जैसे बड़े संस्थान में, जो ऋषिकेश में एम्स जो दिया गया है, उसमें इतने बड़े संस्थान में राजस्थान से लाकर 650 लोगों को नौकरी दी जाती है और उत्तराखंड के जो युवा हैं वो क्या बर्तन धोने के लिए और सेना में भर्ती होने के लिए पैदा हुए हैं? जब वो एम्स में नौकरी नहीं कर सकते, आपने राजस्थान से लाकर 650 लोगों को वहां पर भर दिया गया है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें, अगर 70 और 30 रेशो की जो हमारी सरकारें बात करती है, वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, वो सरकार चाहे भाजपा की रही हो, अगर हमारी सरकारें 70 और 30% की जो बात करती है कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, आप एक बार शेड्यूल की तरफ नजर दौड़ाकर देख लीजिए, आप देखेंगे वहां पर बड़े बड़े पदों पर सारे बाहर के लोग हैं। जो अवधारणा उत्तराखंड बनाने को लेकर थी वो अवधारणा तो रह नहीं गई, तो हम इस पीड़ा को क्या समझे और इस पीड़ा से कैसे पार पाया जाए? अगर आज ये मौका मिला है, अगर आज 45 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो ये आंदोलन शायद जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इसका नतीजा है कि आज प्रदेश भर के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव-गांव में ये विरोध के स्वर उठ रहे हैं कि हमारी सरकारों ने 22 वर्षों में शायद उत्तराखंड को यदि किया है कुछ तो सिर्फ और लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो अगर ये स्वर हर गांव से, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर से उठ रहे हैं तो इन स्वरों को आगे ले जाना होगा। इस विरोध के स्वरों को आगे ले जाकर एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। वो जन आंदोलन
ये हो सकता है कि हमने कहा कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर हमारे पढ़ने वाले छात्रों के हाथ में कलम हो, वो कोचिंगों में जाकर पढ़े, वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े, वो ये ना हो कि सड़कों पर आकर लड़े, क्योंकि छात्रों का काम पढ़ने का है, परंतु 22 वर्षों में इतना करप्शन कर दिया है कि छात्रों को आज सड़कों पर उतरकर लड़ना पड़ रहा है। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि अगर कोई भी समस्या हो, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या लोगों का तो तंत्र है, आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो तो किस बात का लोकतंत्र। अगर उत्तराखंड में कोई करप्शन हो रहा है, हमारे छात्र नेताओं द्वारा यदि सरकार को एक लेटर भेजा जाता है, उस लेटर का त्वरित समाधान होना चाहिए। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, परंतु ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमने यदि राज्य लड़कर लिया है और हम जितनी भी मांगे आज मनवा रहे हैं या जितनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, वो भी हमें छीन के लेना पड़ रहा है, तो हमें ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। हमें कुशासन नहीं चाहिए, हमें सुशासन चाहिए, और वो सुशासन तब मिलेगा जब हर एक युवा सड़क पर उतरेगा और बोलेगा कि हमें हमारी जो उत्तराखंड की बनने की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा पर हमारा उत्तराखंड बने। उस अवधारणा को लेकर सरकार ने क्या किया, हमारे 22 वर्षों की सरकारों ने क्या किया। यहाँ पर यूकेएसएससी में घोटाला हो जाता है। आज जो ये परतें खुल रही हैं, ये परिणाम कुछ 1-2 महीने का नहीं है। मैं आप लोगों को अवगत करवा दूं, हमने 5 मार्च 2018 को एक संगठन बनाया था गांधी पार्क में बैठकर। वहां पर तमाम 13 जिलों से लोग आए थे और उन्होंने बेरोजगार संगठन का जो निर्माण किया, क्योंकि हमें पता लग गया था कि भ्रष्टाचार किस कदर उत्तराखंड में हो रहा है। हमने एक संगठन बनाया, हम भी उसमें हमने भी हिस्सेदारी की थी। तो तमाम लोगों ने वहां से बोला कि आप हमारे अध्यक्ष बन जाइए। तमाम लोगों के कहने पे हम जब अध्यक्ष बने, जब 5 मार्च 2018 से लेकर जब हमने इस लड़ाई को शुरू किया, तो 1-2 दिन में कोई ऐसी सफलता नहीं मिली या सालों में ऐसी सफलता नहीं मिली, परंतु जब हम लगे रहे, प्रदेश भर के लोगों से कांटेक्ट करते रहे, प्रदेश भर के अभिभावकों का आशीर्वाद लेते रहे, प्रदेश भर के अभिभावकों का मार्गदर्शन लेते रहे, तमाम छात्र नेताओं से समय समय पर बातचीत करते रहे कि इसका समाधान कैसे होगा, इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाना है, हमारी ये चिंता है। अगर आज दिन की बैठक की बात करें तो हमारी चिंता ये थी कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए, परंतु वो तो धन्य है कि इस पावन भूमि में ऐसे छात्र नेता है जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाई और कहा ये किसी एक व्यक्तिगत संगठन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तमाम सामाजिक संगठन, तमाम छात्र संगठन लड़ेंगे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है जो उत्तराखंड बनाने के लिए हमारे तमाम संगठन आगे आए थे और मिलकर लड़ाई लड़ी थी, तो शायद वो ऐतिहासिक पल दोबारा आने वाले। आज तमाम संगठनों ने हामी भरी है कि हम इस उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। यूकेएसएससी में भ्रष्टाचार होता है, वहाँ के अध्यक्ष बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वहाँ के सचिव साफ मना कर देते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाते हैं, वो ज्ञापन लेकर उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये स्थिति है उत्तराखंड की। परंतु जब आप जैसे लोगों ने, आप जैसे संघर्षशील लोगों ने अगर उस मुहिम को आगे बढ़ाया, तो मुख्यमंत्री को दबाव में आकर जांच के आदेश देने पड़ते हैं, और उस जांच के आदेश देने के बाद आज ये स्थिति है कि 46 गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये आप सबकी जीत है, ये हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने इस लड़ाई को, सीबीआई जांच हो, नपुंसक नेता और ठंडी प्रजा, ये वास्तविकता है उत्तराखंड की। हमें ये कहने में कोई परहेज नहीं होगा कि ये जो नपुंसक जो नेता है इसमें और जो ठंडी प्रजा है इसमें थोड़ा प्रजा को अपने अंदर आग जलानी होगी। मैंने कहा ना शुरुआत जब मैंने कही कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, वो जलनी चाहिए। और जो ये नेता है ये बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर देते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री की मैं बात करूं, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला हो जाता है। वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री की बात करूं, उच्च शिक्षा में बड़ा घोटाला हो जाता है। और कहते हैं जांच साथ में चल रही है, सहकारिता विभाग की जांच भी साथ में चल रही है, परंतु वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। शायद हम उस चीज को भूल रहे हैं।
आजादी के बाद जब हम पहले आम चुनाव हुए थे, उसके बाद जब हमें लाल बहादुर शास्त्री जैसे लीडर मिले थे, वो रेल मंत्री हुआ करते थे। एक रेल दुर्घटना हो जाती है और रेल दुर्घटना के बाद वो तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो रेल को चला नहीं रहे थे या उनकी वजह से वो घटना नहीं हुई, पर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी देखते हुए इस्तीफा दिया और कहा इसकी जांच हो, और जब तक इसकी जांच रहेगी मैं पद पर नहीं बना रहूंगा। परंतु आज हमारे नेताओं की नैतिकता मर चुकी है। जिस भी नेता के खिलाफ जांच के आदेश होते हैं वो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा नहीं देंगे। और सरकारें भी इतनी अंधी हो चुकी है, सरकारें इतनी बहरी हो चुकी है, उन्हें भी नहीं लगता, दिल्ली के रिमांड से चलने वाली सरकारों को भी ये नहीं लगता है कि शायद अगर हमारे मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, शायद हमारे विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं, तो पहले उनका इस्तीफा लिया जाए। सरकारें ये भी नहीं सोचती है, क्योंकि उन्हें पता है चुनाव के दौरान शराब बांटेंगे, मीट बांटेंगे, मोदी जी के जय जयकारे लगाएंगे या राहुल जी के जय जयकारे लगाएंगे, वोट तो मिल ही जाएगा। जब तक हमने दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं समझा, तब तक इस समस्या से हम पार नहीं पा सकते। हमें दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना होगा। अगर आज भ्रष्टाचार यूकेएसएससी के अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, वो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो उसको हमें अपना दर्द समझना होगा, क्योंकि यूकेपीएससी वाला अगर उस दर्द को आज नहीं समझेगा, कल यूकेपीएससी में भी घोटाला हो सकता है। और हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती हुई है, उसमें जो एक माफिया थे वो यूकेपीएससी में एक कर्मचारी है, वो जेल गए, जेल के बाद फिर ज्वाइन किया। ये व्यवस्था हमारे उत्तराखंड में बन चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये सारी चीजें अब कहने मात्र के लिए नहीं रह गई है, इसे अपने जीवन के अंदर उतारना होगा, इसकी राह पर चलना होगा, तब जाकर हम इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकते हैं। और इसके लिए सबसे आगे युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, उसके पीछे उन अभिभावकों को खड़ा होना पड़ेगा जिन्होंने अपने बच्चों का एक सुनहरा भविष्य देखा था, सोचा था कि हम उत्तराखंड बनाएंगे और हमारे बच्चों का एक सुनहरा भविष्य होगा, हमारे बच्चे अच्छे पदों पर जाकर प्रदेश की या देश की सेवा करेंगे। उन अभिभावकों को ये बात सोचनी पड़ेगी। आज जितने भी लोग हैं वो सब संकल्प लें और घर में जाकर ये बात करें, घर में बैठे माता जी से बात करें, घर में दादी जी से बात करें, घर में बैठे अपने पिताजी से बात करें कि हमारे प्रदेश में ये समस्या उत्पन्न हुई है, इस समस्या का समाधान सिर्फ ये है। हाँ, अपने किसी के राजनीतिक विचार किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो सकते हैं, परंतु वो सिर्फ आपसे झंडा डंडा उठाएंगे। जब काम की बात आएगी तो नौकरी पर कौन लग रहा है? कोई आरएसएस का है, उसके 52 लोग लग गए हैं। कोई कांग्रेस का बड़ा व्यक्ति है, उसके 150 लोग लग जाएंगे। कोई भाजपा का बड़ा व्यक्ति है, उसके 100 लोग लग जाएंगे। परिस्थितियां ये है, हमें आपसी में ही सुलझाना होगा और आपसी में ही अपनी पीड़ा को, एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना होगा। कोई राजनीतिक दल वाला व्यक्ति या कोई बड़ा नेता हमारी पीड़ा को नहीं समझेगा। राजनीतिक व्यक्तियों की सबसे बड़ी खासियत होती है, वो सिर्फ आदमी को, इंसान को यूज करता है। वो चुनाव तक आपके आगे पीछे घूमेंगे, परंतु उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। इसलिए ठीक है, राजनीतिक दलों से जुड़ो, परंतु जहां पर ऐसी बात आए जहां पर अपने हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो, वहां पर अपने अधिकारों को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। मुझे लगता है कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ ये सबसे कहना चाहूंगा कि आज से संकल्प ले लो, इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे, इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेंगे, इस लड़ाई को नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे और इस लड़ाई को कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, इस लड़ाई को पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, इस लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में लड़ेंगे और एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सरकार मजबूर हो जाए, कि हमारे योग्य व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए सरकार मजबूर हो जाए, सरकार योग्य व्यक्तियों को पहचानने को मजबूर हो जाए। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं।
तो मैं ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः सभी को प्रणाम करते हुए और सभी का धन्यवाद फिर से अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए, हमने आप सबने हम सबको सुना, और इसके लिए मैं तमाम छात्र संगठनों का एक बार फिर से हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और ये संकल्प लो कि वास्तव में हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। जय कुमार, हमारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे